दोस्तों, आप रोज सुबह उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे और फिर नहाते होंगे और नहा धोकर आप कोई ना कोई कपड़ा तो जरूर पहनते होंगे और चांसेस ज्यादा है कि ये कपड़ा बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हुआ हो। इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे बांग्लादेश, जो एक समय में बहुत गरीब देश हुआ करता था, आज वह दुनिया के सबसे तेजी से उभरती इकोनॉमीज में से एक है। और मैंने इस वीडियो में यह भी बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश की इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसकी वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना ग्रो कर पाया है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्टर बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड्स जैसे कि H&M, ज़ारा, कैल्विन क्लाइन अपना कपड़ा बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर कराते हैं और इन्हीं सब वजह से बांग्लादेश को दुनिया का फैशन फैक्ट्री भी कहा जाता है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सक्सेस के पीछे वहां के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 3 से 4 साल में इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। बांग्लादेश में आपको दूसरे इंडस्ट्रीज में इतना तेजी से प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलता है। अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी दूसरे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इसकी वजह से दुनिया भर के कपड़ों के ब्रांड अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ 9 से 10% रहा है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर के ब्रांड बांग्लादेश को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चुनते हैं। 2020 में दुनिया भर में कोरोना पैंडेमिक के कारण कपड़ों की डिमांड कम हो गई थी, जिसके कारण बांग्लादेश की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रिकवरी पैकेजेस अनाउंस किए। इस पैकेज से सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ और 2021 और 22 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से कोरोना पेंडेमिक से पहले जिस तरह ग्रो कर रही थी वैसे ही ग्रो होने लगी। इतना ही नहीं, अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले गैस और इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है। अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको वहां के इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को वापस भी ले सकते हैं। वहां की सरकार आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं कर सकती। अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $75,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बांग्लादेश में रेसिडेंशियल वीजा मिल सकता है और अगर आप बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $500,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बांग्लादेश का सिटीजनशिप भी मिल सकता है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सक्सेस के पीछे का दूसरा कारण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पीपल ओरिएंटेड होना। इसका मतलब ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके कारण बांग्लादेश में 40 से 50 लाख लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डायरेक्टली काम करते हैं और बांग्लादेश में लगभग 1 करोड़ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली काम करते हैं। पर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने सारे लोग काम करते हैं? इसका जवाब है सस्ता और स्किल्ड लेबर। बांग्लादेश में दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ते लेबर है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो बांग्लादेश में लेबर का मिनिमम वेज $95 है, वहीं चाइना में $155, कंबोडिया में $140, इंडिया में $137 और वियतनाम में $107 है। इसके कारण कोई भी कंपनी जो बांग्लादेश में अपना मैन्युफैक्चरिंग खोलती है उसे लेबर की कॉस्ट काफी कम पड़ती है और उसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता बनता है, जिसे बेचने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। हर साल बांग्लादेश में एजुकेटेड मैन पावर की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहा है। बांग्लादेश में 37 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, जहां से हर साल कई टेक्सटाइल ग्रेजुएट पढ़ के निकलते हैं। बांग्लादेश में 6 गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो बांग्लादेश टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन के अंडर आते हैं और बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंजीनियर्स को क्रिएट करने में मदद करता है। इसके अलावा बांग्लादेश में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक्स भी हैं, जो हर साल बांग्लादेश के लिए एजुकेटेड और स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करता है। बांग्लादेश में लेबर लॉस भी बहुत आसान है, जिसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में सेटअप करती है। 2006 लेबर लॉ के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को परमानेंट टाइम के लिए नौकरी पे रख सकता है और उनको बिना वजह काम से निकाला भी जा सकता है और कम वेजेस में ओवर टाइम काम भी कराया जा सकता है। इतने आसान लेबर लॉज होने के कारण बांग्लादेश में कोई भी कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर्स को हायर कर सकती है और उनसे मैन्युफैक्चरिंग करा सकती है।
इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि वे कम पैसे में 10-10 घंटे तक काम करने के लिए तैयार होती हैं। बांग्लादेश की सरकार ने लेबर लॉस को ठीक करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो उठाए हैं, पर अब भी बहुत सारी कंपनीज इन लेबर लॉस से प्रॉफिट कमाती हैं। 2022 के एक्सपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री और भी तेजी से ग्रो करने वाली है। बांग्लादेश का दुनिया के गारमेंट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में 7% का शेयर है, वहीं चाइना का 35% का। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट दुनिया में हर साल बढ़ते जा रहा है, इसलिए उनके वर्ल्ड लेवल पे मार्केट शेयर पिछले 3 सालों में 5 से 6% और 6 से 7% तक बढ़ा है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कंपेटिटर चाइना, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट को एक्सपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर खोते जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में पिछले कुछ सालों में स्किल्ड मैन पावर और प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। 2015 से चाइना ने ग्लोबल रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की है। इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को हुआ है, क्योंकि चाइना के मुकाबले बांग्लादेश बहुत सस्ता है। बांग्लादेश में 100 से भी ज्यादा इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इन इकोनॉमिक जोन्स में रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक का छूट मिलेगा। पर इन सब अच्छी बातों के बीच एक बुरी खबर ये भी है कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिजास्टर्स को भी फेस किया है। कुछ मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर में ताजरीन फैशन फायर और राना प्लाजा कोलैप्स शामिल है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। इसके कारण बांग्लादेश का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक नेगेटिव इमेज निकलकर सामने आया। इसलिए बांग्लादेश के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे फैक्ट्री डिजास्टर्स को रोका जा सके। बांग्लादेश में 67 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसे लीड की सर्टिफिकेशन मिली है। लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। लीड एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है जो दूसरे बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में मेजर करता है और फिर उसे अपनी सर्टिफिकेशन देता है। इस सर्टिफिकेशन से ये गारंटी मिलता है कि वो बिल्डिंग काम करने के लिए कितना सेफ है और कितना एनवायरमेंटल कॉन्शियस है। आने वाले समय में बांग्लादेश 200 से भी ज्यादा ऐसे गारमेंट इंडस्ट्रीज बनाना चाहता है जो लीड सर्टिफाइड हो, और ये भी एक कारण है जिसके वजह से ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में शिफ्ट कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज भी एक कारण है जिसके वजह से बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के सरकार के पॉलिसीज और बैंक फैसिलिटीज ने रॉ मटेरियल को खरीदना बहुत आसान बना दिया है, जिसके वजह से इसका डायरेक्ट फायदा गारमेंट इंडस्ट्री को हो रहा है। पर आखिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज होता क्या है? किसी भी इंडस्ट्री का उसके सप्लाई चेन के साथ रिलेशनशिप को बैकवर्ड लिंकेज कहा जाता है। किसी भी इंडस्ट्री के इंटरकनेक्शन को जिससे फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो उसे फॉरवर्ड लिंकेज कहा जाता है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रेलवे को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमें रेलवे डेवलप करने के लिए आयरन स्टील इंजीनियर्स, मैकेनिक्स एटसेट्रा चाहिए होते हैं। इस कारण से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ रेलवे इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रेलवे इंडस्ट्री के लिए बैकवर्ड लिंकेज है। और अगर रेलवे पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो कौन कौन से न्यू सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज इससे ग्रो करती है? रेलवे के डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप करेगी, इसलिए रेलवे इंडस्ट्री के लिए ये सारे सेक्टर्स फॉरवर्ड लिंकेज है। अगर हम इसी एग्जांपल को बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री से जोड़ के देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में कॉटन, वुल और सिल्क रॉ मटेरियल है, इसलिए कॉटन प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग ये सारे इंडस्ट्रीज रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के बैकवर्ड लिंकेज कहे जाएंगे। और जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से रेडीमेड गारमेंट बनाती है उसे हम फॉरवर्ड लिंकेज कहेंगे। और अगर किसी भी देश में फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज बहुत अच्छा हो तो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बांग्लादेश में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण किसी भी कंपनी को वहां फैक्ट्री खोलना और फिर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान पड़ता है। बांग्लादेश लगभग अपना 75% का गारमेंट एक्सपोर्ट यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में करता है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी गारमेंट एक्सपोर्टर यूएसए, कनाडा और यूरोपियन यूनियन को छोड़ के दूसरे देशों में भी अपना गारमेंट एक्सपोर्ट करेगा उसे 3 से लेके 4% तक कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कैश इंसेंटिव्स की स्कीम प्रोवाइड की है और साथ ही साथ टैक्स में कटौती भी की है। एक और कारण, बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से उसे यूरोपियन यूनियन में टैरिफ फ्री एक्सेस मिल जाता है।
पर बांग्लादेश जल्द ही मिडिल इनकम कंट्री के लिस्ट में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश से उसका ये स्टेटस छीन लिया जाएगा। इसलिए बांग्लादेश की सरकार यूरोपियन यूनियन और यूएसए की गवर्नमेंट से इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस करने पर नेगोशिएट कर रही है, ताकि उन्हें यूरोपियन और यूएसए की मार्केट पर इजिली एक्सेस कर सके। एक और फैक्टर जिसके कारण बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है तेजी से डिवेलप होता बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं और इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने में मदद मिलती है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसके कारण उनका लॉजिस्टिक बहुत आसान हो गया है और गारमेंट एक्सपोर्ट से उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश डेल्टा रीजन में सिचुएटेड है, जहां 700 से भी ज्यादा नदियां हैं और बांग्लादेश का लगभग 75% लैंड मास सी लेवल के नीचे आता है, जहां हमेशा फ्लड और सुनामी का खतरा रहता है। पर इन सब चैलेंजेस के बावजूद बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे गति से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में पद्मा ब्रिज, जो बांग्लादेश के पद्मा रिवर के ऊपर साउथ वेस्ट रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, चटगांव पोर्ट, बांगाबंधु रेलवे ब्रिज, कर्नाफुली टनल, ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ढाका चिटगांग हाई स्पीड रेलवे, ढाका सबवे, चिटगांग मेट्रो रेल, हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एटसेट्रा शामिल है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो से कंक्लूड कर सकते हैं कि बांग्लादेश तेजी से ग्रो कर रहा है। कई रेटिंग एजेंसीज ने बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री का ब्राइट फ्यूचर बताया है। कई रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया के 11 इमर्जिंग देशों में से एक है। बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट 30 से 35 बिलियन डॉलर के बीच में है और आने वाले समय में 2030 तक बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर सकता है। पर ऐसे में बांग्लादेश को इंटरनेशनल कंपटीशन का भी ध्यान रखना होगा। 2020 में बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्ट में वियतनाम से पीछे 3rd पोजीशन में आ गया था। एक और बात जिसे बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में गारमेंट सेक्टर का ज्यादातर जॉब ऑटोमेटिक होने वाला है, इसलिए आने वाले 20 से 30 सालों में गारमेंट सेक्टर में बहुत सी जॉब चली जाएंगी। इसलिए बांग्लादेश को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।